बाजार के लिए ग्लोबल संकेत साफ नहीं है। अमेरिका में गिरावट है तो एशियाई बाजार ट्रेंड के विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज शेयरों के एक्शन पर होगी खास नजर। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 16 शेयर जिनमें जरूर होगी हलचल। बस आपको अगले 2 घंटे तक CNBC आवाज से दूर नहीं जाना है। नतीजों वाले शेयरों पर भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। निफ्टी में किस स्ट्रेटजी से बनेगा पैसा, ये भी आपको बताएंगे। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस के कवरेज वाले कई दमदार शेयर भी हम लेकर होंगे हाजिर। लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। लगातार दूसरे दिन गिरे अमेरिकी बाजार। 2 दिनों में 200 अंक फिसला डाउ। IBM के नतीजों से हुई निराशा। कच्चे तेल की नरमी से भी बना दबाव, लेकिन एशियाई बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और SGX निफ्टी फ्लैट। चौथी तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 30% बढ़ा। NII और मार्जिन भी बेहतर, लेकिन NPA को लेकर चिंताएं बढ़ी। आज आएंगे हिंदुस्तान जिंक, माइंट्री और मैस्टिक के नतीजे। साइंट और क्रिसिल भी पेश करेंगे अपने आज तिमाही नतीजे। रिटेल निवेशकों के लिए आज खुलेगा नाल्को का OFS नॉन रिटेल हिस्सा। 2.25 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब। इशू में 10% हिस्सा बेच रही है सरकार। 28 अप्रैल से NSE FNO में शामिल होंगे 16 नए मिड कैप शेयर। फोर्टिस हेल्थ, रेमंड्स, बर्जर पेंट्स, MRPL और NBCC जैसे शेयरों पर रखें नजर। विजय माल्या पर मनी कंट्रोल का बड़ा खुलासा। DIGO डील के पैसे गैर कानूनी तौर से अपने बच्चों को अमेरिका भेजे। ED के डॉजियर में सैकड़ों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। और सहारा की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टाटा, अदानी, गोदरेज और पतंजलि जैसे दिग्गज दौड़ में। 7,400 करोड़ रुपए की है एम्बीवली की प्रॉपर्टी। ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है इंटरेस्टिंग कारोबार। अमेरिका कमजोर तो एशियाई बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी। बड़ा सवाल है कि 9,100 को होल्ड कर पाएंगे, रिकवरी होगी तो कितनी टिकाऊ, या फिर फिसलेंगे और जाएंगे 9,000 की तरफ। बड़ा है सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर PMS मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर कैसी है इस समय। अमेरिका के मार्केट्स देखिए फिर से फिसले, 100 अंक नीचे। डाउ ने जाकर समाप्ति दी। 2 दिन में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते गिर रहे थे, और अब देखिए अर्निंग सीजन निराश कर रहा है। IBM के नतीजों में फिर से निराशा हाथ लगी, और ये 20वीं तिमाही है जब खराब नतीजे पेश किए हैं IBM ने, और इसीलिए देखिए प्रेशर में था डाउ। और यूरोप के मार्केट्स हालांकि थोड़ी सी संभलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ही। थेरेसा मे ने जो कहा था कि यूके में स्नैप इलेक्शंस होंगे, अब पार्लियामेंट की सहमति भी मिल चुकी है, तो रास्ता एक और साफ होता हुआ। बैंकिंग शेयरों में दरअसल गिरावट थमी, इसीलिए यूरोप के मार्केट्स आपको स्टेबल दिखेंगे। एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 7 बजे के आसपास SGX निफ्टी करीब 20 पॉइंट नीचे था, और अब सुधरता हुआ 9,130 के आसपास। ग्लोबल मार्केट्स से डरने की जरूरत है या नहीं? और उसकी वजह यह है हेमंत कि अमेरिका अगर कमजोर हुआ है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं हुआ। मुझे डर कब लगता है जब कोई बम कहीं फूटने वाला हो, एक दूसरे पर आक्रमण की खबरें करे, तो ये डर वाली बात है। नतीजों के दम पर अगर IBM के खराब नतीजे आए और उससे अमेरिका गिरा तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही वजह कि एशियाई बाजारों का रिएक्शन बड़ा मैच्योर है, और एशियाई बाजार निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कहीं कोई बुरी खबर नहीं आ सकती। वो खतरा तो अभी भी बरकरार है, और वो हमें पता नहीं कब कहां से किस तरह के स्टेटमेंट्स आए, चाहे वो अमेरिका से आए, सीरिया, रशिया या फिर कहीं और से, उसका पता नहीं चलता। तो उसके लिए तो सावधानी रखनी ही होगी, और वो किसी को पता नहीं। तो वो कब किस वक्त आएगा उस पर बाजारों का रिएक्शन होगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरी बड़ी घटना है अमेरिका के अलावा, वो है फ्रांस के इलेक्शन की रविवार को। यूके में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उन पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के चुनावों को हमारे बाजार आसानी से पचा सकते हैं। हमें सिर्फ अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसी से घबराने की जरूरत है। लेकिन फिर भी बाजार बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। हमारे यहां भी बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और डायरेक्शन की तलाश में हैं, फिसल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन बेहद धीमे धीमे।
फॉर अ चेंज आज के लिए रणनीति कुछ अलग बनी है, और रणनीति ये बनी कि आज बाजार के डायरेक्शन के लिए आपको निफ्टी को नहीं, बैंक निफ्टी से डायरेक्शन लेना है। और बैंक निफ्टी आपको डायरेक्शन देगा, उसकी दो वजह, एक तो बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट, और दूसरा है आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज हफ्ते की एक्सपायरी। तो ये दो चीजें ऐसी है जो आपको डिसाइड करेगी। तो निफ्टी के ऊपर बैंक निफ्टी लगाकर रखें अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर और फिर देखें। बैंक निफ्टी के लिए आज की जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ रही है वो है 21,400 से 21,700। 21,400 पर वीकली एक्सपायरी के लिए आज से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और 21,500 पर मंथली के हिसाब से। और यही वजह कि ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए बड़ा अहम सपोर्ट का काम कर सकती है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, 9,100 आज भी निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। तो 9,100 के नीचे हम कारोबार करके काफी देर तक टिके रहें तो फिर थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी, और 9,100 के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। जो टाइट रेंज है निफ्टी की, जिसे आप नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं, जिसके बीच में कहीं कोई कारोबार नहीं बनता, वो है 9,075 से 9,125। ये 50 पॉइंट की रेंज आपको कंफ्यूज रखेगी, और 9,100 के आसपास ज्यादातर वक्त बिताए। इस रेंज के बाहर निकलने का इंतजार करें, और जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ फिर आप एक डायरेक्शनल कॉल लें दिन के लिए, सिर्फ दिन के लिए। दूसरा, अब नीचे की तरफ फिसलते हैं तो 9,000 अगला अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 9,150 के ऊपर बंद होने पर ही निफ्टी में मजबूती दिखेगी। और फिर फ्रेश अगर आप तेजी की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 9,150 के ऊपर बनाएं। लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से आज ज्यादा अहमियत वाले लेवल हैं ओपनिंग के बजाय। पहला, निफ्टी पर 9,100 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो तो अपनी तेजी की पोजीशन और कम कर लें। अगर आपने 9,175 के नीचे क्लोज होने के बाद नहीं किए तो 9,100 के नीचे क्लोज होने के बाद और तेजी की पोजीशन घटा लें। बैंक निफ्टी कल हमने कहा था 21,650 के नीचे क्लोज हो तो तेजी की पोजीशन कम करें, और कल पहली बार बैंक निफ्टी ने शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दिया। आपने कम की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो आज 21,400 पर नजर रखें। 21,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद हो तो अपनी तेजी की पोजीशन 70-75% कम करके जाएं, ज्यादा ठीक रहेगा। ये दो क्लोजिंग के लिहाज से लेवल अहम वाले। ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी खरीदें 9,050 के स्टॉप के साथ 9,150 के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका है 9,150 के आसपास शॉर्ट करें, 9,175 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 9,100 के टारगेट के लिए। दोनों तरफ मौके मिलेंगे। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, अगर शॉर्ट हैं कल के क्लोजिंग के लिहाज से तो 21,700 का स्टॉप लॉस रखें, 21,400 के टारगेट के लिए मैक्सिमम। 21,500 के नीचे जो लेवल आपको ठीक लगे, जितना 21,400 के नजदीक खरीदेंगे उतना बेहतर है। खरीदारी करने का एक मौका लेना चाहिए, पक्का लेना चाहिए, भले ही आपको बैंकिंग रिजल्ट्स कितने भी खराब दिख रहे हो। 21,400 के नीचे ही एक्चुअल कमजोरी बनेगी, और तब आपको 21,650 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। पॉजिटिव साइड पर मीडिया स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। और एक और जो मैं लिखना चाहता हूं यहां पर वो है मिड कैप्स। मिड कैप्स में जबरदस्त एक्शन दिखेगा, और नेगेटिव साइड पर अगर कुछ हुआ नेगेटिव तो बैंक्स में होगा, और आईटी शेयर थोड़ा और फिसल सकते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, चलिए तो बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। आज हम विस्तार से शो में आगे ये भी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में येस बैंक का करीब 6% कंट्रीब्यूशन है, इंडसइंड बैंक का 7.5% और आईसीआईसीआई का 18% के आसपास। और येस बैंक और इंडसइंड बैंक ने दोनों ने एक काम किया है, और वो है कि जेपी एसोसिएट्स को की प्रोविजनिंग करी है कल, देखिए नतीजों में, और आरबीआई के कहने पर यह प्रोविजनिंग की गई है। येस बैंक के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, और इसमें थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। तो क्या आपको घबराना चाहिए इससे या फिर नहीं? आईसीआईसीआई बैंक को कितने प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, इन सब पर बात होगी विस्तार से। लेकिन पहले वागले साहब की राय लेते हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। इनफैक्ट अनिल जी ने जो कहा वही टेप आप प्ले करिए, मेरे व्यू सेम है। 5 पॉइंट का फर्क है, 9070 9130, ये नो ट्रेड जोन है। ये 60 पॉइंट आप कुछ ना करें निफ्टी में वो बेहतर। 9130 निकलेगा तो लिमिटेड अपसाइड 70-80 पॉइंट 9200। 9070 डाउन साइड पे निकलेगा तो शायद 9000 टेस्ट होगा, 9000 टेस्ट होगा। बट फिर भी मैं बुलिश साइड पे ज्यादा हूं। मेरे 3 बाय कॉल है, 1 सेल कॉल है। और निफ्टी बैंक 21,450, 21,750 ये सीमित दायरा है। तो ये कहना मुश्किल है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो पैटर्न्स मिल रहे हैं उससे अप ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक बात है। और देखिए शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो कौन से वो 3 बाय आइडियाज हैं, मेरी नजर तो उस पर रहेगी। वागले साहब से पूछेंगे कि कौन से वो शेयर हैं जहां पर वो ज्यादा बुलिश हैं। लेकिन बात करते हैं अब एफआई और डीआई के डेटा की। और लगातार देखिए एक चीज जो हो रही है वो ये कि एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में। 8वें दिन लगातार उनकी तरफ से सेल साइड का फिगर निकल कर आया। 673 करोड़ रुपीस की उन्होंने देखिए कल बिकवाली करी है। घरेलू फंड्स की तरफ से 525 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई। ये एफआईएस कब खरीदारी करेंगे?
एफआई पता नहीं, लेकिन मैं ये है कि घरेलू फंड खरीदते हैं। हाँ। लेकिन अब देखिए, हाँ, लेकिन डेटा इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईस के खराब है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा एफएनओ में दिख रहे हैं। मतलब देखिए 1000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, कल का बाजार एकदम फ्लैट बंद हुआ है, उसके बावजूद 1000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली बढ़ी है। अब इंटरेस्टिंग बात जो सबसे दिख रही है मुझे, वो इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों के डेटा देखिए एफआईएस के, और दोनों में कल बड़े दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। इसका मतलब क्या है, जो इंडेक्स में तेजी की पोजीशन है वो उन्होंने कम की है, और स्टॉक्स में जो मंदी की पोजीशन है वो काटी है। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है एफआईएस करना क्या चाहते हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में नेट आप बाय और सेल फिगर देखेंगे तो संकेत साफ है कि एफआईएस का फिलहाल खरीदारी का मूड नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि उन्हें बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं लग रही, और जब बहुत ज्यादा मंदी नहीं लग रही तो नीचे के लेवल पर अपनी शॉर्ट पोजीशन भी काटेंगे, खासतौर से स्टॉक्स में अगर वो शॉर्ट काट रहे हैं तो वो संकेत दिखता है। तो मुझे लगता है कि इन डेटा से बहुत ज्यादा संकेत साफ नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बाजार गिर जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो हर सेशन को एक नए सेशन के तौर पर देखकर एफआईएस अपनी पोजीशंस को या पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करें, बजाय डायरेक्शनल कॉल लेने के लिए। और उसकी वजह भी साफ है, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी अनिश्चितता बढ़ी हुई है, तो वो वेट एंड वॉच वाले मूड में है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बाजार के डायरेक्शन के लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि घरेलू फंड्स की खरीदारी होती रहे। 525 करोड़ की खरीदारी कल भी हुई, परसों का आंकड़ा भी दमदार था। तो जब तक ये आंकड़ा पॉजिटिव है मुझे बहुत डर है नहीं। और इन आंकड़े के अंदर पर कल भी आपने देखा किस तरह से मिड कैप इंडेक्स जबरदस्त मजबूत था। आज तो 16 नए खिलाड़ी और शामिल होने की खबर आ चुकी है 28 अप्रैल से वायदा कारोबार में। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो मिड कैप शेयरों में एक्शन बरकरार रखेंगे और ट्रेडिंग के मौके वही होंगे। ये आपने बढ़िया बताया, 16 नए खिलाड़ी एफएनओ में शामिल हो रहे हैं। और देखिए इस सीरीज में जो इस समय चल रही है इसमें 15 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, तो कुल मिलाकर 31 नए स्टॉक्स लोगों को मिल रहे हैं। 2 ही सीरीज में ये जो तोहफा दिया जा रहा है, इसके पीछे एनएससी का तो अपना मकसद है आईपीओ लाने का। हाँ, ये बात सही है मन कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो स्टॉक्स के लिए तो फायदे की बात है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। एनएससी को लगता है कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जी हाँ, कुछ हद तक सही भी है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को अब तक सिर्फ डिलीवरी लेकर ट्रेड करना था, वो अब जाहिर सी बात है एफएनओ में भी ट्रेड कर पाएंगे। सही बात है। तो ब्रोकर्स के लिए उतनी फायदे की बात नहीं है। ब्रोकर्स के लिए साफ है कि उनके लिए ब्रोकरेज कम होगी, और एक्सचेंजेस भी जो टर्नओवर चार्जेस लगाते हैं मेरे ख्याल से वो डिलीवरी ट्रेड्स पर ज्यादा होता है। तो ट्रेड ऑफ है। बट एनीवे, ट्रेड ऑफ में कई बार क्या होता है, जब अगर आपको कंपनी का वैल्यूएशन दिखाना है, कोई भी कंपनी होती है, जरूरी नहीं कि कंपनी का वैल्यूएशन आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर करें, कई बार आप सेल्स पर, रेवेन्यू पर भी करते हैं। सही बात है। एनएससी के लिए वैल्यूएशन रेवेन्यू पर हो सकता है, वॉल्यूम पर हो सकता है, तो उस लिहाज से उनका डिसीजन ठीक है। बट कुल मिलाकर बाजार के लिए अच्छा है, जहां अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स वायदा कारोबार में शामिल हों तो फिर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और इनमें से काफी सारे ऐसे शेयर हैं जो लगातार 52 वीक्स हाइज लगा रहे हैं। तो सूची बहुत ही बढ़िया है जो इस बार नए शेयर शामिल हो रहे हैं। वागले साहब इनके चार्ट्स देख रहे हैं और वो आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं इनमें से कौन से शेयर सबसे अच्छे लगते हैं, जहां पर आज भी तेजी बन सकती है। लेकिन उनसे हम बात करेंगे आपको, लेकिन पहले बता दें एफएनओ में किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपको डेटा में चेंजेस नजर आ रहे हैं? बहुत जबरदस्त चेंजेस और बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस, और वो जानने बहुत जरूरी है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है जहां आपको 100 पॉइंट की रेंज में पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ दिखे। जो 9000 और 9200 पर था, 9300 पर, वो शिफ्ट होकर अब क्या हो गया, कल डेटा में बड़ा बदलाव हुआ है। 9100 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 55 लाख शेयरों का, और 9200 पर है हाईएस्ट 53 लाख शेयरों का, लगभग बराबर, और वो भी 100 पॉइंट की रेंज में, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। तो इसका मतलब क्लियर कट है, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं, तेजी करने वाले ये मान रहे हैं कि 9100 के नीचे की ज्यादा डाउनसाइड रिस्क है नहीं, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 9200 के ऊपर जाकर टिकना होगा मुश्किल। तो दोनों अपने लेवल्स होल्ड करके बैठे हैं और उन्होंने ऑप्शंस राइटिंग किए। अब कौन जीतेगा ये पता नहीं। अगर डेटा के लिहाज से देखें, फ्लो के लिहाज से देखें तो तेजी करने वाले जीतेंगे, और न्यूज फ्लो के लिहाज से देखें तो मंदी करने वाले भारी पड़ेंगे। तो अब इन दोनों में से क्या चीज पहले होती है? न्यूज फ्लो पॉजिटिव होते हैं तो फिर मंदी करने वाले बैकफुट पर जाएंगे, और डेटा को लेकर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब पूरा जो दारोमदार है वो ग्लोबल मार्केट्स की खबरों पर है, वो डिसाइड करेंगे कि आपको नीचे की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ। लेकिन पोजीशन बहुत टाइट होती दिख रही है, रेंज टाइट होते हुए दिख रही है, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि इन लेवल्स पर लोग थोड़ा सा थक कर, चाहे वो तेजी वाले हो चाहे मंदी वाले हो, मंदी वाले भी जान रहे हैं
कि अगर बाजार को गिरना हैवी है, लाइफ टाइम हाई पर है, तो इससे बढ़िया क्या चीजें आएंगी कि जब आप आराम से बिकवाली करें। मेटल्स इतने गिरे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, सामने इलेक्शन है, उसके बावजूद निफ्टी गिरता कितना है, 5, 10, 15 पॉइंट। तो वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो भी थक रहे हैं कि चलिए शॉर्ट काटिए, खत्म करिए। तेजी करने वालों में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कि लाइफ टाइम हाई पर इतनी अनिश्चितता के बीच में आप फ्रेश खरीदारी कैसे करेंगे, इसलिए वेट एंड वॉच वाला माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इस वेट एंड वॉच वाले माहौल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही है कि जो चीजें ग्लोबल मार्केट से प्रभावित ना हो, जो चीजें निफ्टी का हिस्सा नहीं है, वहां पर फोकस करिए, वो है मिड कैप्स। मिड कैप्स का एक्शन पिछले 2 दिनों में है, आज भी रहेगा, तो मुझे लगता है वहां पर ज्यादा बेहतर मौके होंगे। निफ्टी को आराम से सेटल होने दीजिए, वक्त बिताने दीजिए, टाइम वाइज करेक्शन होने दीजिए। अगर 9,000 9,300 की रेंज में निफ्टी 15 दिन 20 दिन निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, तब भी आप मजबूत हैं। तो अगर आप बेहद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो अपने अहम इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखें। तो वो होगा आज के लिए क्लोजिंग बेसिस पर 9,100 के नीचे निफ्टी बंद हो, तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। 21,400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो, तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बाजार पर विस्तार से अनिल ने बताई। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं और कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखाने वाले हैं। एनएससी के एफएनओ की नई सूची पर भी बातचीत होगी और यस बैंक पर भी बात करेंगे। ये सब एक्शन होगा शो में आगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मार्केट काउंटडाउन और देखिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आशुतोष शर्मा कह रहे हैं कि आपको खरीद कर चलना चाहिए, निफ्टी को 9,180 का टारगेट, 9,080 का स्टॉप लॉस रखिए। खरीदारी की राय निशान जैन की 9,070 है स्टॉप लॉस, 9,170 का टारगेट। पुनीत किन्ना लेकिन कह रहे हैं बिकवाली करके चलनी चाहिए, 9,040 का टारगेट है और 9,000 तक के फिसलने की बात कर रहे हैं। 9,175 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिएगा। 9,100 पर खरीदेंगे निफ्टी। हेमन कपाड़िया 9,070 के स्टॉप लॉस के साथ 9,160 के लक्ष्य के लिए। और स्वाति होतकर भी इनके साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि 9,170 तक जा सकता है, 9,060 का स्टॉप लॉस रखिए। तो 5 में से केवल एक एक्सपर्ट है मार्केट पर बेरिश और बाकी सब बुलिश। रेंज साफ है, नीचे की तरफ 9,050 9,075 है वो रेंज जो सपोर्ट है, ऊपरी स्टोर पर 9,150 9,175 है वो रेंज जहां पर जाकर रुकेगा बाजार। ये है राय 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की आज कॉल की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखाने वाले हैं, ये देखते हैं 5 का पंच। जय भारत मारुति, इसके नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। 72% मुनाफा बढ़ा है, 20 करोड़ पहुंचा है। आय में बढ़त हुई 41% की, हालांकि मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 9.5% से घटकर 8.5%। नालको, जी हाँ, आपको याद होगा कल इसका ओएफएस खुला था और आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुला है। कल नॉन रिटेल सेगमेंट में करीब 2 गुना सब्सक्रिप्शन आया था, तो अच्छा इंटरेस्ट देखा था और रिटेल इन्वेस्टर्स को आपको याद होगा 9% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आज यहां पर एक्शन रहने वाला है। 16 नए खिलाड़ी करेंगे अपनी पारी की शुरुआत वायदा कारोबार में अगली सीरीज यानी कि 28 अप्रैल से। और बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक है इस बार, बजाज फिनसर्व, बजट पेंट, एमआरपीएल, एनबीसीसी, महानगर गैस, फोर्टिस जैसे शेयर, रेमंड्स, बलरामपुर चीनी, जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते थे लीवरेज पोजीशन बनाकर, मौका मिलेगा अगली सीरीज से। और हॉस्पिटल शेयरों पर रखिए नजर। देखिए अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे शेयर आज आपके रडार पर इसलिए होने चाहिए क्योंकि मेडिकल टूरिज्म की संख्या बढ़ गई है और वो भी 20 से 25% का इजाफा देखने को मिला है। यूएस और यूके के मुकाबले भारत में ज्यादा लोग आ रहे हैं मेडिकल सेवाएं लेने के लिए, तो इन हॉस्पिटल्स के शेयरों में आज तेजी बन सकती है। स्पाइस जेट पर रखिए नजर। खबर यह है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान स्कीम की शुरुआत करेंगे शिमला से। और उड़ान स्कीम वो है जो रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि छोटी जगहों को जोड़ने के लिहाज से बनाई गई है। और जाहिर सी बात है कि स्पाइस जेट इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहता है रीजनल कनेक्टिविटी के चलते। तो 27 अप्रैल से चूंकि ये शुरू हो रही है, इस स्टॉक पर दिखेगा एक्शन। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है मयूरेश जी आपका। क्या कहेंगे बाजार के डायरेक्शन को लेकर, क्या ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं में घबराने की जरूरत है या फिर ये मौका है अच्छा खरीदारी करने का? मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक ग्लोबल हेडविंड जो है आई थिंक वो बरकरार है सिस्टम में। तो अगर ये मार्केट्स करेक्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स, फ्रेंच इलेक्शंस हो या जो ट्रंप साहब ने पॉलिसीज डिक्लेयर किए हों, मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन मौका मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्वालिटी स्टॉक्स चेज करने का। अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिलेंगे तो जरूर खरीदिए। और कौन से वो बढ़िया शेयर हैं जहां ट्रेडिंग के मौके इस समय दिख रहे हैं? बागले साहब बताइए आपके टॉप 2 ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए कौन से होंगे?
आई थिंक अनिल जी ने कहा था कि मिड कैप चलेंगे और आज मेरे 4 में से 3 शायद मिड कैप है। इंडिया सीमेंट मैं शुरुआत करूंगा इंडिया सीमेंट से, जिसमें कल ब्रेकआउट आया है। 168 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 183, 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा है आइनॉक्स विंड्स, इसमें कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छी खासी मूव आ सकती है अगले 3-4 दिनों में। 195 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 225। चलिए, तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो पसंद हैं। वागले साहब के पास अभी 2 शेयर और हैं, वो कौन से हैं वो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मयूरेश जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि अच्छे शेयर सस्ते भाव पर खरीदे। मयूरेश जी अपनी थोड़ी लिस्ट हमसे भी शेयर करिए, कौन से शेयर आपको अच्छे लगते हैं? तो 4-5 शेयर्स हैं हेमंत जी। आई थिंक पहला शेयर वीआईपी इंडस्ट्रीज होगा। मुझे लगता है इनका जो एसेट मॉडल है बहुत लाइट बेस पे काम करते हैं, आउटसोर्स करते हैं पूरा का पूरा माल चाइना से। दूसरा एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नीड्स है इनकी, इसलिए जो इनके डेट लेवल्स है बहुत कम है। तीसरा आई थिंक जो इनका कोर बिजनेसेस है, मार्केट शेयर 50% है ऑर्गेनाइज मार्केट में, और 6,000 करोड़ का अगर हम लगेज मार्केट पकड़ के चलें तो 60% नॉन ऑर्गेनाइज। तो जैसे जीएसटी लागू होगा एक बहुत क्लियर बेनिफिशियरी इंपैक्ट होंगे। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो अर्निंग्स होता है कि वो ट्रिमेंडस हो सकती है। एक 30-40% की अपसाइड देख रहा हूं मैं, शायद 10% स्टॉक विद द मार्केट्स करेक्ट हो, बट दैट करेक्शन कैन गिव अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा है केईआई केबल्स, पावर केबल स्पेस में मेरे ख्याल से मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, क्योंकि इनका जो EHV का प्लांट है ये क्वाइट वेल सेट हो गया चोपलांकी में। इनके ऑर्डर बुक की वजह से इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी तगड़ी है। 9 मंथ्स FY17 का EPS 8.9 रुपया पोस्ट किया कंपनी में, और पूरे वित्त वर्ष 16 में दैट पोस्टेड एन EPS ऑफ 8.1 रुपीज। तो जब अच्छे टाइम स्टार्ट होंगे तो मुझे लगता है जो EPS की एक्रीशन होगी दैट कैन बी मच हायर देन वन व्हाट रियली एक्सपेक्ट्स। तो आई थिंक दिस कैन बी वन वैल्यू पिक दैट कैन रियली सरप्राइज। बैंकिंग स्पेस में मेरे हिसाब से आई थिंक करूर वैश्य बैंक का एक बहुत बड़ा अर्निंग्स परफॉर्मर हो सकता है आगे जाके। जितनी डीग्रोथ हमने देखी थी एडवांसेस में इन द 9 मंथ्स ऑफ FY17 वो शायद अरेस्ट कर लें इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, और जैसे मार्जिन इंप्रूवमेंट होती है विद क्रेडिट कॉस्ट कमिंग डाउन, रिटर्न रेशियोज डेवलप और इंप्रूव होंगे। करूर वैश्य becomes a very very good pick from these levels as well. चौथा होगा टेक्नो इलेक्ट्रिक का, EPC स्पेस में है, पावर आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस है, कहीं ना कहीं तगड़ी ऑर्डर बुक है, 3,000 करोड़ की आई थिंक L1 ऑर्डर बुक है। इनका जो विंड कारोबार है वहां पे रिविजन्स मिले हैं तमिलनाडु के रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और मैनेजमेंट यही चाहता है कि विंड कारोबार अगले कुछ वर्षों में या क्वार्टर्स में बेच दें। सो दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट एडिशन, क्योंकि डेट इक्विटी ऑलरेडी मिनिमल है 0.2 पे। आई थिंक दैट कैन रिड्यूस डेट टोटली फ्रॉम देयर बैलेंस शीट, और जो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में वो काफी सिग्निफिकेंट और तगड़ी होगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टेक्नो इलेक्ट्रिक फ्रॉम द EPC पावर स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वाओ, वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन शेयर हैं आज मयूरेश जी की लिस्ट में। VIP, KEI इंडस्ट्रीज, करूर वैश्य बैंक और टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये है 4 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने के लायक। इस कमजोरी में खरीदारी की लिस्ट में आप रख लीजिए। मयूरेश जी के लिए आज है बड़ा बिजी डे, उन्हें जाना है जल्दी। शुक्रिया सर आपका सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, दर्शकों से हमारे बात करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के पार लौटेंगे, बताएंगे आपको उन तमाम शेयरों के बारे में जहां पर आज FIs की रिपोर्ट्स आई और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आए येस बैंक के नतीजे हैं कमजोर। कितना कमजोर खुलेगा और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि येस बैंक के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, और ये रिपोर्ट्स लेकर आई हैं फरोज की तरह नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? UBS और क्रेडिट स्विस को छोड़ दें तो बाकी सारे ब्रोकरेजेस येस बैंक पे काफी ज्यादा बुलिश हैं। जिस तरह से नतीजे आए वो नतीजे सारे ही सारे ब्रोकरेजेस के अनुमान से बेहतर आए हैं। एक वन ऑफ था जो कि स्टॉक पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है आज के में, मगर नतीजे बेहद स्ट्रांग है। रिटेल लोन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, आगे मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव है, इससे ज्यादातर ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं। यूबीएस का एकमात्र टारगेट है बिक्वाली का 800 रुपए का, जो कि 50% डाउन साइड दिखता है। क्रेडिट स्विस भी न्यूट्रल है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली, डॉयचे बैंक, मैक्वायरी, नोमुरा, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस 1680 का कर दिया है, ओवरवेट के कॉल दे रहे हैं। JP मॉर्गन ओवरवेट का कॉल देता है, टारगेट प्राइस इन्होंने 1500 रुपए से बढ़ा के 1875 रुपए का कर दिया है। 17% की अपसाइड ये यहां पे देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच लेकिन सबसे ज्यादा बुलिश है येस बैंक पे। निवेश करने की सलाह, 2100 रुपए का इनका लक्ष्य है। 31% की मौजूदा भाव से अगले 12 महीने में ये शेयर तेजी दिखा सकता है। रिटेल लोन ग्रोथ से यहां पे आगे मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आएगा। निवेश करके चलिए, 2100 रुपए का लक्ष्य येस बैंक दिखा सकता है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अकॉर्डिंग। ओके, तो ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर के लक्ष्य। और कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तब हाथ लगा जब
इनकी प्रोविजनिंग के चलते इनके एसेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिला। आरबीआई ने कहा है कि प्रोविजनिंग करिए, जेपी अल्ट्राटेक डील हो जाती तो शायद ये दिक्कत नहीं होती, हुई नहीं तो आरबीआई ने कहा कि इसको प्रोविजन करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक ने भी इनफैक्ट करी है। ये बताइए, अब आज यस बैंक दबाव में खुल सकता है क्या, और फिर क्या खरीदारी करनी चाहिए? खुलेगा दबाव में, और जहां खुले वहीं खरीदारी करनी चाहिए। और अगर 2% से ज्यादा खुले, गलती से 4-5% मिल जाए तो बहुत बढ़िया। हेमंत, इसमें दो चीजें हैं। नतीजे में पहले खराब क्या है? खराब यह है कि प्रोविजनिंग ज्यादा हुई है, खासतौर से तब जब QIP आया था तब मैनेजमेंट ने जो इंडिकेशंस दिए थे उसके मुकाबले में प्रोविजनिंग भी ज्यादा की है, और उस प्रोविजनिंग के ज्यादा होने के बावजूद NPA ज्यादा है और स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, महंगा है। तो ये एक रिस्क है नीचे जाने के लिए। ठीक बात है। अब पॉजिटिव साइड क्या है, क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि आरबीआई ने टाइट किया किस लिए? जेपी की डील को लेकर। अब कितने लोग इस वक्त हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि जेपी डिफॉल्ट हो जाएगा या जेपी अल्ट्राटेक की डील नहीं होगी? शायद बहुत कम होंगे। सही बात है। क्योंकि आरबीआई सेफ रहना चाहता है, उन्होंने इसलिए कहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, अगर जेपी ग्रुप को वाकई में डिफॉल्ट होना होता तो अब तक हो जाता 100%। अब एसेट बेचने की तैयारी चल रही है, वक्त लग रहा है, बस बात वही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर यस बैंक आज नीचे खुले, और अगर गलती से कुछ लोग मानते हैं कि शायद 75-100 रुपए भी नीचे खुल जाए, तो मुझे लगा अगर नीचे इतना खुलता है तो खरीदारी का मौका होगा। डरने की जरूरत नहीं है इन आंकड़ों को देखकर। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े बहुत टारगेट ऊपर नीचे होंगे, तो मैं तो ये देखूंगा, चाहे यस बैंक हो चाहे इंडसइंड बैंक हो, गिरावट हो तो खरीदना चाहिए। और सिंपल इनके लेवल तो मुझे पता नहीं, बैंक निफ्टी के पता है कि बैंक निफ्टी जब तक 21,400 के ऊपर है तब तक किसी में कोई डरने की जरूरत। अच्छा, क्योंकि अब ये चीज सामने आ गई है, देखिए दोनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यस बैंक ने भी, इंडसइंड बैंक ने भी प्रोविजनिंग करी है जेपी की। तो अब सब लोग सोचेंगे कि आईसीआईसीआई भी तो करेगा, एक्सिस भी तो करेगा, एसबीआई भी करेगा। और आईसीआईसीआई और एक्सिस के ऊपर सीएलएसए की रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे 1000 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास की आईसीआईसीआई को करनी पड़ेगी और एक्सिस को करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की करनी पड़ेगी। अभी तक एनालिस्ट ने इन आंकड़ों को अपने मापदंड में नहीं लिया था और टारगेट्स दिए थे। अब ये बताइए, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बाकी के बचे हुए जिनके नतीजे आने वाले हैं, उनमें दबाव देखने को मिलेगा या नहीं? ऑड मैन आउट। अगर ये सिर्फ एक ही बैंक को करनी पड़ती ना तो दिक्कत। वो कहते हैं ना, पूरे कुएं में भांग घुली हुई होगी, तो फिर डरने की जरूरत नहीं, पूरा गांव ही वैसा है। तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही है, खाली यस बैंक की प्रॉब्लम थोड़ी है। सही बात है। अगर सभी बैंक की प्रॉब्लम है, सब बैंक के वैल्यूएशन उसी तरह से थोड़े नीचे हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जिस दिन जेपी एसोसिएट की डील हो गई, जिस दिन उनके पैसा वापस आ जाएगा, उस दिन वापस हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इतनी। चलिए, प्रोविजनिंग करिए, कोई ब्रोकरेज नहीं दे रहे। अच्छा, प्रोविजनिंग करिए, राइट ऑफ नहीं किया है, ये भी बात समझने वाली बात है। तो प्रोविजनिंग करिए बैंक ने कि शायद ये पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं है, ध्यान रखिएगा, और डील होगी तो ये पैसा वापस आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि चिंता की बात है, उनकी बात को तवज्जो मत दीजिए। चलिए नियति के पास चलते हैं। नियति के पास आज और भी बहुत बेहतरीन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रही है नीति, सन टीवी की दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, और दोनों क्या टारगेट्स दे रहे हैं, बताइए। जी हाँ, बेहतरीन टारगेट्स दे रहे हैं और दोनों ने ही अपग्रेड किया है, रेटिंग भी और टारगेट प्राइस भी। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस 790 का था, बढ़ा करके इन्होंने 1000 रुपए का कर दिया है। 19% की मौजूदा भाव से तेजी देख रहे हैं। बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर, और ये अर्निंग्स के अपग्रेड दे रहे हैं 9% के आसपास। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का जो डिजिटाइजेशन है वो इनका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 2 गुना कर देगा अगले 3 से 4 साल के दौरान। आईपीएल के जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, उससे 300 मिलियन का इनको एक लॉस है, वो अब सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 80 करोड़ के प्रॉफिट में FY19 तक, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। सीएलएसए भी डिजिटाइजेशन की ड्राइव को लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है। सन टीवी के अपग्रेड दे रहा है 3 से 10% अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान इन्होंने बढ़ा दिए हैं। बिकवाली की रेटिंग थी, सीधे बढ़ा के इन्होंने बाय यानी खरीदारी की सलाह दे दी है। टारगेट प्राइस 661 का था, अब इसे और ज्यादा बढ़ा करके इन्होंने 1015 रुपए का कर दिया है। 21% की मौजूदा भाव से भी तेजी ये देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के एस्टिमेट्स इन्होंने 5 से 18% बढ़ाए हैं। ये स्टॉक आज रडार पे रखिए, क्योंकि बेहतरीन अपग्रेड्स आए हैं। आज 1015 रुपए तक का लक्ष्य दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए दे रहा है, लेकिन हेवल्स पर सिटी का डाउनग्रेड आया है। अब डाउनग्रेड करके इसकी रेटिंग इन्होंने न्यूट्रल की ये स्टॉक बहुत महंगा है। लॉयड इलेक्ट्रिक की जो डील है वो काफी ज्यादा रिस्की है। 1600 करोड़ रुपए में इन्होंने ये डील की थी। ये बहुत महंगी इनको डील लग रही है। टारगेट प्राइस इनका 500 रुपए का है, और इनका जो ईपीएस अनुमान है ये भी इन्होंने नीचे की तरफ रिवाइज करा है। 500 रुपए का लक्ष्य, लेकिन डाउनग्रेड न्यूट्रल की रेटिंग के साथ आज सिटी दे रहा है हेवल्स पर। और डाउनग्रेड के बाद भी लक्ष्य दे रहा है, देखिए 500 के उसी के करीब ही है, बल्कि लेकिन ये बड़े लेट जागे हैं। डील तो
कब हुई थी तभी हम आपको बता रहे थे कि ये महंगी डील कर रहे हैं और डील नहीं करनी चाहिए, लॉयड का फायदा है, हेवेल्स का नुकसान। बहरहाल सन टीवी ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। देखिए ये दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्रेडिट स्विस और CLSA और 4 डिजिट के टारगेट्स, लेकिन क्या तेजी पहले ही हो गई है वागले साहब, आज होगी या नहीं होगी बताइए। कल मैं देख रहा था 5.5% भागा था ये शेयर। हेमंत ये थोड़ा सा मुश्किल है, एज एन F&O ट्रेडर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि कल ऑलरेडी चला 5-5.5% कल के मुंह में गया है। तो आज का व्यू आप लेंगे तो मैं शायद इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। अगले हफ्ते 2 हफ्ते का लेंगे, एक 10-15 रुपए नीचे आ सकता है, वहां पर एंट्री करेंगे तो मुझे लगता है ये 950 से 980 का पोजिशनल ट्रेड गिरावट में लेंगे आप? बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। चलिए, तो यहाँ पर गिरावट हो तो खरीदे, लेकिन लगता नहीं गिरावट होगी। एग्जैक्टली कल का मुंह आगे होगा। 20 रुपए की गिरावट हो सकती है, 1-2% वैसे नहीं होगी। नहीं लग रहा, बहुत ही बढ़िया आज तो चलना चाहिए। थोड़ी तो CLSA को, क्रेडिट स्विस को, हम ब्रेक के दौरान यही बातें कर रहे थे कि देखिए किन रिपोर्ट्स को आप ज्यादा इज्जत देते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें, CLSA, मेरिल लिंच, मॉर्गन, क्रेडिट स्विस, ये 4 सबसे टॉप ब्रोकरेजेस हैं जिनकी रिपोर्ट्स पर फॉलोइंग आती है, जिनकी रिपोर्ट्स पर बाइंग या सेलिंग होती है। और इन रिपोर्ट्स को तो आप कल देखिए क्या हुआ CLSA की रिपोर्ट में। कल जब हम TCS की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि TCS के बढ़ने की जहां खुलेगा वहीं से क्यों अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसकी 2 वजह, पहला तो ये कि आगे का गाइडेंस या डायरेक्शन जो दिया वो उतना बुरा नहीं है, और दूसरा CLSA जैसा दिग्गज FI अगर बुलिश नहीं है, टारगेट बढ़ा रहा है, और वो चीज इनफैक्ट TCS तो परसों से बात कर रहे थे, मुझे याद है परसों भी हमने बात की थी, बिल्कुल आखिरी सौदा जब हम कर रहे थे पहले में भी आप बात कर रहे थे। और आप जो ये अभी रिपोर्ट्स की जो आपने बात की, मुझे सिर्फ वो भांग वाला याद रह गया। अगले साहब ये अच्छी चीजें भी याद रखा कीजिए आप। चलिए ये बात हुई। चलिए क्रिस सुब्रमण्यन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको F&O में किस तरह के आज संकेत नजर आ रहे हैं और क्या वो भी निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। क्रिस सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है आपका? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक जो भी हम कल के मूवमेंट देखे, आई थिंक टुवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पर हमने अच्छी खासी हेवी वेट्स में बाइंग देखे थे। और मेरा मानना है कि और खास करके ऑप्शन डेटा देखे तो 9200 के कॉल पे शॉर्ट कवरिंग देखे थे हम। तो मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं मार्केट की एक जो मोमेंटम है अभी भी वापस 9050 9100 के आसपास एक बाइंग की एक डेफिनेटली इंटेंट है। तो आज के एक नियतम टारगेट अगर पकड़ के चलना तो शायद 9185 में रखूंगा, कंजर्वेटिव टारगेट है। और मेरा मानना है कि शायद 9200 के ऊपर एक क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है इस ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए। तो आज के लिए आई थिंक 9185 का टारगेट आ सकता है, उस लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। और 9070 का एक स्टॉप लॉस। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक आई विल वेट आज के दिन, क्योंकि जो भी कल नतीजा है उसका असर हम आज को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल डेफिनेटली इस तेजी का जो बैकबोन रही है ये तो बैंक निफ्टी रही है। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा नीचे करेक्शन अगर आए तो वहां पर खरीदारी करें, तो शायद मैं एक घंटा के लिए वेट करके देखूंगा। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, तीन बाई कॉल्स है यहाँ पर। आदित्य बिरला न्यूवॉर्क में खरीदारी की सलाह है, जहां पर हमारा मानना है कि शायद स्टडी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी आ रही है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। 1645 का टारगेट है और यहाँ पर और 1525 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चले। और दूसरा इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर भी लगातार हम बाइंग देख रहे हैं और यहाँ पर 168 का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है, 157 का स्टॉप लॉस। और तीसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां पर आई थिंक लास्ट 8-10 दिन में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हमारा मानना है कि शायद ये 242-45 तक जाने की क्षमता रखती है और 226 का स्टॉप लॉस। और ऑप्शन रणनीति में कर्नाटका बैंक, जो आई थिंक लास्ट 15 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, यहाँ पर एक बुल स्प्रेड का सहारा ले सकते हैं। 150 का कॉल खरीदारी की जा सकती है, 4.5 के आसपास बंद हुआ था कल। और 160 का जो कॉल है उस पर बिकवाली करके चले, ₹1.10 के आसपास बंद हुआ था। यहाँ पर नेट कॉस्ट ₹3.40 के आसपास आ रहा है। इसका नेट टारगेट हम रख रहे हैं ₹6.5 और एक स्टॉप लॉस 1.5। ओके, तो सब कुछ एक ही शॉट में सुब्रमण्यन सर ने बता दिया। एक्साइड पर एक अनिल सिटी का व्यू है और उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, तो ये एक और बात बता दें, टारगेट उन्होंने 225 का था, 270 का कर दिया है। तो आज एक्साइड में क्रिस सुब्रमण्यन साहब भी बुलिश है और सिटी भी बुलिश है। और लेड के प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में कम होते दिख रहे हैं, इसके चलते हमारा राजा बैटरी और एक्साइड में पिछले 2 दिनों में थोड़ी तेजी बनती हुई दिखी। कल भी मेरे ख्याल से 235-36 के आसपास जाकर बंद हुआ। अच्छा, कीमतें इन्होंने बढ़ा दी थी 4 से 6% पिछले 2-3 महीने में, और कीमतें नहीं, हाँ घटाते हैं। ये तो हम
गर्मी में मांग भी अच्छी आती है। मेरी गाड़ी में भी हर 1.5-2 साल में बैटरी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा। साल 1.5 साल में। साल में तो चेंज हो ही जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि पिछली बार जो प्राइस दी उससे कम दी हो। सही बात है। हर बार मतलब आप बैटरी के प्राइसेस बढ़ के मिलेंगे, तो ऐसे में लेड के प्राइसेस घटते हैं, तो इनके लिए सीधे सीधे मार्जिन सुधरने के संकेत होते हैं। तो ये स्टॉक भी आज रखिएगा रडार पर। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ढेर सारे स्टॉक्स हैं। आज 16 नए खिलाड़ी शुरू होंगे अगली सीरीज से वायदा कारोबार में। इनमें से कौन से भागेंगे? चार्ट तैयार है वागले साहब के इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वागले साहब, क्रिस सुब्रमण्यम साहब, और कुछ ही देर में रजत बोस जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले उन 16 खिलाड़ियों की जो एफएनओ में शामिल होने जा रहे हैं अगली सीरीज से। लंबी लिस्ट है, आपके सामने हाजिर करते हैं। वागले साहब ने देखे हैं, उनको कौन से शेयर पसंद है। वागले साहब बताइए, इस लिस्ट में से आप किसमें तेजी करना चाहेंगे? हेमंत, जो पैटर्न्स मैंने स्कैन किए उसमें मुझे 3 स्टॉक्स ऐसे मिले जो इमीडिएटली मतलब अगले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी मूव दे सकता है। रेमंड्स इनफैक्ट तो मैंने कल ही रिकमेंड किया था। तो पहला होगा रेमंड्स, दूसरा होगा एमआरपीएल और तीसरा होगा फोर्टिस। ये तीनों के वीकली पैटर्न काफी पॉजिटिव है। तो ये नहीं कि आपको 1-2-3 दिन में मूव मिलेगी, लेकिन कुछ अगले 2 से 3 हफ्तों में अच्छी खासी मूव मिलनी चाहिए और ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो रेमंड्स, एमआरपीएल और तीसरा कौन सा बताया? फोर्टिस हेल्थ केयर। चलिए, तो 3 ये भागेंगे, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, यस बैंक पर एक राय ले ली जाए क्रिस सर से। ये बताएं सर, अगर कमजोर शुरुआत हो तो कौन सा लेवल ठीक लगता है आपको जहां पर आप खरीदारी करेंगे यस बैंक में? अनिल जी, आई थिंक जो भी हमने स्टेडी बढ़त देखी है इस काउंटर में, एक चिंता का विषय जैसे आपने पहले भी बताया, इसमें ऑलरेडी काफी बढ़त हो चुकी है। आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो दिसंबर में इसका भाव 1100 था, अभी 1600 के आसपास है और रिजल्ट्स भी थोड़ी बहुत मिक्स्ड है। तो मेरा मानना है कि शायद अगर लेवल टेक्निकली अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि शायद एक जो भी करेक्शन जो आ सकती है, आने की आशंका है, 1525 यहां तक आने की संभावना है। तो मैक्सिमम आई थिंक वहां पर आई थिंक डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग या खरीदार आ सकती है। तब तक आई थिंक एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है और मेरा मानना है कि शायद उस लेवल के लिए कोई भी लॉन्ग इंक्लाइन ट्रेडर को वेट करना चाहिए। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय यस बैंक में निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रजत बोस भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन से शेयर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। वागले साहब के भी अभी कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बाकी हैं, 2 तो उन्होंने बता दिए, इंडिया सीमेंट और आइनॉक्स। और कौन से स्टॉक्स उनको पसंद है, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अब कोलकाता से रजत के boss.com के रजत बोस, देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट, और लेते हैं सबसे पहले उनकी राय इस वक्त। रजत सर, कौन से स्टॉक से आज खरीदारी के मूड में है क्या आप? हाँ, हम तो पूरी तरह खरीदारी के मूड में है। मुझको 2 बैंक और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम इंजीनियरिंग कंपनी। पहले तो कोटक बैंक देखिए 3 दिन डाउन स्विंग के बाद में ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ चलने की संकेत दे रहे हैं और उसी के चलते मैंने इसको एक बाई कॉल के रूप में चुन लिया है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 869 रुपया 90 पैसा और मेरा 2 टारगेट है 882 और 885। इसमें कल इनिशियल डिप के बाद में पूरी एक्यूमुलेशन कंप्लीट करके फिर ऊपर की तरफ जाने जो शुरू किया, ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल सिग्नल दिया है, इसी के चलते इसको मैंने चुना है। लार्सन एंड टुब्रो वो भी मुझको लगता है काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैंने जो स्टॉप लॉस रखा है वो है 1659 रुपया 75 पैसा और 1681 और 1609 मतलब 1689 ये दोनों टारगेट रखा है लार्सन के लिए। और फाइनली एक बेहतरीन बैंक जो सभी को पसंद है, 4.5 प्राइस टू बुक है लेकिन सबसे बढ़िया बैंक माना जाता है, HDFC बैंक। आज के दिन ये ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। 1466 से 1470 की तरफ टारगेट रखा हूँ, 1445 का स्टॉप लॉस के साथ। यही तीनों आज के शुरुआत, तीनों बाई कॉल से आज की शुरुआत करना चाहता हूँ। और 3 में से 2 बैंक्स और HDFC बैंक के कल नंबर्स भी आने वाले, नतीजे कल है।
मुझे अच्छा लग रहा है कि एक तो रजत जी खरीदारी की राय दे रहे हैं, उसके ऊपर से बैंक खरीद रहे हैं, और वीकली मतलब तो पक्का हो गया कि अब बाजार गिरेगा नहीं। और SGX निफ्टी एकदम फ्लैट, और लेकिन खुलेगा कैसा बाजार ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कल की तरह जितना SGX निफ्टी कमजोर है उसके मुकाबले में क्या बेहतर और मजबूत शुरुआत करेगी, इसका जवाब मिलने वाला एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको रुपए की शुरुआत 64.58 पर कल हुई है करेंसी मार्केट में, रुपए की क्लोजिंग, इसके साथ ही होगा स्टॉक 2020 का अपडेट, जहां पर मिलेंगे आपको 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आज दिन के लिए। और 9:15 से हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ मदद करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग की। शुरुआती कारोबार में क्या होगा एक्शन और कैसे ट्रेड करें आप बताएंगे पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।